नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे सुरक्षित एयरफोर्स वन विमान को प्लेन को टारगेट करने वाला था और वहीं अमेरिका भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो जो सामान इंपोर्ट होता है अमेरिका में उसमें बड़ा बदलाव, भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। और वहीं हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट जंग की भी। जी हां, ईरान एक बार फिर से सख्त नजर आ रहा है, सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 2029, जी हां 2029 तक भी कोई बातचीत नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स वन को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था ईरान, लेकिन वक्त रहते डोनाल्ड ट्रंप को एयरफोर्स वन से नहीं बल्कि दूसरे सैन्य विमान से भेजा गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा, तुर्की में बदला गया था विमान। ट्रंप ने बताया मुझे खतरा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले महीने तुर्की यात्रा के दौरान उनकी हत्या की एक कथित साजिश सामने आई थी। इस खतरे के बीच ट्रंप ने अपनी यात्रा के दौरान विमान को बेहद गुप्त तरीके से बदल दिया। द वॉशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन से एक छोटे विमान में पहुंचे और उसी से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। इस बदलाव की जानकारी मीडिया और कुछ अमेरिकी अधिकारियों को भी नहीं थी। घटना 8 जुलाई की है, जिसका खुलासा अब हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया और पुष्टि की कि तुर्की में हाल ही में हुए एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान खतरे की वजह से उन्होंने एयरफोर्स वन के बजाय दूसरे विमान का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि वे वही करते हैं जिसकी सलाह उन्हें सीक्रेट सर्विस और सेना देती है। ट्रंप ने यह खुलासा तब किया है जब एक दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर से मिले बोइंग 747-8 विमान को छोड़कर पुराने एयरफोर्स वन का इस्तेमाल किया और फिर चुपके से एक छोटे C-32A विमान में चले गए। ट्रंप नाटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्की के अंकारा गए थे। तुर्की जाते समय उन्होंने कतर की ओर से दिए गए बोइंग 747-8 विमान का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वे पुराने बोइंग 747 से तुर्की पहुंचे। उस समय ट्रंप ने कहा था वे पुराने विमान से ब्रिटेन जाएंगे ताकि वहां मौजूद अमेरिकी सैनिक नए विमान को देख सकें। हालांकि कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में बाद में दावा किया गया कि विमान बदलने की असली वजह ईरानी प्रॉक्सी समूहों से जुड़ा खतरा था। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि ट्रंप ने पुराने बोइंग 747 से भी गुपचुप तरीके से निकलने का फैसला किया। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप को पुराने विमान से कैटरिंग कंटेनर के जरिए बाहर निकाला गया। यह कंटेनर उन्हें एक छोटे C-32A विमान तक ले गया। इसके बाद ट्रंप इसी छोटे विमान से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। पुरानी प्रक्रिया इतनी गुप्त रखी गई कि मीडिया और कुछ अधिकारियों को लगता रहा कि ट्रंप अभी भी पुराने बोइंग 747 में ही है। पुराने विमान में मौजूद पत्रकारों को भी विमान की खिड़कियों के पर्दे बंद रखने को कहा गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें पुराने बोइंग विमान से कैटरिंग ट्रक नीचे आता दिखाई देता है। ट्रंप के विमान में जाने के कुछ मिनट बाद यह ट्रक छोटे C-32A विमान की तरफ जाता दिखता है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। ब्रिटेन पहुंचने के बाद ट्रंप बड़े बोइंग विमान से बाहर आते दिखाई दिए। दोनों विमान ब्रिटेन पहुंचे थे। इसके बाद ट्रंप को कतर से मिले नए विमान में ले जाया गया। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ट्रंप छोटे C-32A से बड़े विमान में कब और कैसे पहुंचे। इस घटना के बाद कतर से मिले नए विमान की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पुराने एयरफोर्स वन विमानों में मौजूद कुछ सुरक्षा सुविधाएं नहीं है। इनमें एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल बताया गया है। कतर के शाही परिवार ने ये लग्जरी विमान पिछले साल ट्रंप को दिया था। ट्रंप ने 1990 से इस्तेमाल हो रहे पुराने बोइंग 747 विमानों की आलोचना की थी। इसके बाद नए विमान में जरूरी बदलाव किए गए। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर विमान बदला था। उन्हें पुराने एयरफोर्स वन से चुपके से कैटरिंग कंटेनर में निकालकर छोटे C-32A विमान में ले जाया गया था। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में जनता को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी अहम राष्ट्रपति को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। जो राष्ट्रपति बहुत अहम नहीं होते उन्हें धमकियां नहीं मिलती।
राष्ट्रपति को खतरे से बचाने के लिए उनके असली सफर को छिपाने का तरीका नया नहीं है। साल 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पाकिस्तान गए थे। तब उन्हें एक ऐसे सरकारी विमान से भेजा गया था जिस पर राष्ट्रपति के विमान की कोई पहचान नहीं थी। 8 जुलाई को तुर्की से रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ सहयोगियों ने गुपचुप तरीके से एयरफोर्स 1 के बदले एक छोटे C-32A जेट से सफर करने का फैसला किया। उन्होंने इस विमान बदलाव के लिए कैटरिंग वाले फूड ट्रक का इस्तेमाल किया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप छोटे विमान से रवाना हुए, वहीं एयरफोर्स 1 अमेरिका के सीनियर अधिकारियों, व्हाइट हाउस के कर्मचारियों और पत्रकारों के साथ अलग से रवाना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ती है। अमेरिका और भारत के बीच एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है और तनाव की वजह है टैरिफ्स। अमेरिकी सेनेट में एक बिल को मंजूरी मिली है, जी हाँ, और ये जो मंजूरी मिली है वो 11 के मुकाबले 86 वोटों से मिली है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अधिकार देता है कि जो भी देश रूस से गैस और तेल खरीदते हैं उन पर वो 100% टैरिफ लगा सकते हैं, और इस दायरे में आते हैं भारत और चीन भी। भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ का खतरा। रूस से तेल खरीदना पड़ेगा महंगा। प्रतिबंध लगाने वाला बिल अमेरिका सीनेट से पास, प्रतिनिधि सभा से पास होना बाकी। अमेरिका का तर्क है कि रूस से ऊर्जा खरीदकर बड़े देश मॉस्को को राजस्व उपलब्ध करा रही है और इससे यूक्रेन युद्ध को जारी रखने की रूस की क्षमता मजबूत हो रही है। इसी आर्थिक दबाव को बढ़ाने के लिए अब केवल रूस को निशाना बनाने के बजाय उसके बड़े ऊर्जा खरीदारों पर भी दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत के लिए समस्या इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि रूस पिछले कुछ वर्षों में देश के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। जून 2026 में रूस से भारत को लगभग 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल मिला, जो भारत के कुल क्रूड आयात का आधे से ज्यादा था। मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई बाधाओं के बीच रूसी क्रूड भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन गया है। 100% टैरिफ लगा तो भारत को कितना नुकसान? सबसे बड़ा खतरा भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ेगा। 100% टैरिफ का अर्थ ये नहीं है कि भारतीय कंपनियों को सीधे उतनी रकम अमेरिका को देनी होगी, बल्कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी खरीदारों के लिए महंगे और प्रतिस्पर्धा देशों के मुकाबले कम आकर्षक हो सकते हैं। कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद और कई श्रम प्रधान क्षेत्र पर इसका असर पड़ सकता है। ये तो स्टेज 1 है। सेनेट के बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल पास होना है, और वहाँ भी अगर बिल पास हो जाता है तो फिर उसके डोनाल्ड ट्रंप को लेक्सिटी दी गई है कि वो टैरिफ लगाता है या नहीं लगाता। मैक्सिमम टैरिफ जो लगा सकता है वो 100% है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो 100% टैरिफ लगाएगा। हिंदुस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर ज़बरदस्त, हम दोनों देश जो हैं वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है रशियन क्रूड के लिए। सबसे ज़्यादा दबाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इससे हिंदुस्तान की जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, हमारे जेम्स हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हमारे लेदर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, सब दुगनी से चौगनी महंगी हो सकती हैं। मतलब अगर वो 100 रुपये की है तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगता है तो 200 की होगी, जिससे आपकी जो गुड्स हैं वो अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, वो अपना मार्केट खो बैठेंगे, जिससे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा तेल की कीमत और महंगाई। भारत के सामने दूसरी चुनौती और भी संवेदनशील है, ऊर्जा सुरक्षा। यदि भारत रूसी तेल खरीद तेजी से कम करता है तो उसे दूसरे स्रोतों से क्रूड खरीदना पड़ सकता है। मध्य पूर्व में पहले से मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और सप्लाई जोखिम के बीच ऐसा करना महंगा साबित हो सकता है। रूसी तेल को तत्काल दूसरी सप्लाई से बदलना आसान नहीं होगा क्योंकि वैश्विक बाजार में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सीमित है। भारत के लिए रूसी क्रूड केवल सस्ता तेल नहीं है, बल्कि कीमतों में स्थिरता लाने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसलिए यदि भारत अमेरिकी दबाव में रूसी तेल अचानक छोड़ देता है तो इसका असर पेट्रोल, डीजल से लेकर परिवहन, बिजली, रसायन, उर्वरक और औद्योगिक उत्पादन तक पहुंच सकता है। पहले भी अमेरिका ने भारत को टैरिफ की धमकी दी थी। यह पहली बार नहीं है जब रूसी तेल के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाया है।
अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीद के कारण भारत के आयात पर अतिरिक्त 25% अमेरिकी टैरिफ लगाया था। इससे पहले भारत पर कुल अमेरिकी शुल्क बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। पहले के रूस प्रतिबंधों से भारत ने क्या सीखा? रूस पर पहले लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर असर जरूर पड़ा, लेकिन भारत ने पूरी तरह रूसी ऊर्जा और रक्षा संबंध खत्म नहीं किए। सबसे बड़ा उदाहरण S-400 मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के काटसा कानून के तहत रूस से बड़े रक्षा सौदे पर भारत के खिलाफ प्रतिबंध की आशंका बनी थी, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने भारत को छूट दी। क्या भारत अमेरिका पर भी टैरिफ लगा सकता है? सैद्धांतिक रूप से भारत के पास जवाबी टैरिफ लगाने के विकल्प मौजूद है। भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। 2018 में अमेरिका की तरफ से भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क लगाने के बाद भारत ने कई अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाया था। 2025 में भी भारत ने अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम शुल्क के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में कार्रवाई की दिशा में कदम उठाया था। भारत अमेरिका व्यापार 240 अरब डॉलर से अधिक है। अमेरिका भारत के लिए केवल एक निर्यात बाजार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और सेवाओं का भी बड़ा साझेदार है। भारत के लिए रास्ता टकराव नहीं, रणनीतिक संतुलन। भारत के सामने सबसे बड़ी परीक्षा रणनीतिक स्वायत्तता की है। रूस भारत की ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि अमेरिका तकनीक, निवेश, रक्षा सहयोग और निर्यात बाजार के लिहाज से बेहद अहम साझेदार है। इसलिए भारत को किसी एक खेमे में जाने के बजाय दोनों संबंधों को अपने राष्ट्र हित के आधार पर संतुलित करना होगा। 100% अमेरिकी टैरिफ यदि लागू होता है तो भारत के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती होगा, लेकिन ये भी अंतिम फैसला नहीं है। प्रतिनिधि सभा की मंजूरी, राष्ट्रपति का निर्णय, संभावित वेइवेयर और भारत अमेरिका वार्ता, इन सभी चरणों में स्थिति बदल सकती है। केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात मिडिल ईस्ट जंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान इस बार बड़े ही सख्त रवैये के साथ नजर आ रहा है। ईरान का कहना यह है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 2029 तक भी बातचीत नहीं करेगा। जी हाँ, 2029 कि वो साल है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ईरान का कहना यह है कि जब तक कार्यकाल खत्म नहीं होगा, ईरान बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने फिर दिखाई ट्रंप को अकड़। 2029 तक ट्रंप से बातचीत नहीं करेगा ईरान। हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने से ईरान का इनकार। ईरान ने अमेरिका के सामने रखी 3 बड़ी शर्तें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद तेहरान वॉशिंगटन के सामने झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर अब ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029 यानी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। ईरान ने ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी भविष्य की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कहा कि वह 20 जनवरी 2029 को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करेगा। ईरान की इस बात से अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। ईरान का कहना है कि वो 2029 तक इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने किसी भी कीमत पर झुककर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकीर गालिबाफ के सलाहकार माजिद शेकरी की ओर से किए गए एक बयान के मुताबिक तेहरान अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगा। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी 2029 को खत्म होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तें भी दोहराई, जिसमें ट्रंप प्रशासन मुश्किल में पड़ गया है। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार माजिद शाकेरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए तेहरान का रुख साफ किया। उन्होंने कहा, ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी एक दिन पहले कहा था कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। अरागची के मुताबिक कुछ देश दोनों पक्षों के बीच दोबारा बातचीत शुरू कराने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक समझौते के उल्लंघन को रोकने और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होता,
तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। बातचीत के साथ साथ ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी अपना रुख सख्त रखा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अमेरिका की ओर से उसकी सभी शर्तें स्वीकार किए जाने तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला जाएगा। गार्ड्स के प्रवक्ता हुसैन मोहेबी ने कहा कि फिलहाल ईरान की रणनीति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तब तक बंद रखने की है जब तक अमेरिका उसकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने इसे अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बताया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज महज एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का करीब 5वां हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश इसी रास्ते के जरिए अपने टैंकरों को एशिया, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहा है। होर्मुज को लेकर विवाद भी बना हुआ है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोमवार को ईरान की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद हुए नुकसान के लिए भारी भरकम मुआवजे की मांग की थी। ट्रंप ने कहा कि इसके बजाय ईरान को इन हमलों से हुई मौतों और घायलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ईरान, अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान के लिए वॉशिंगटन से $300 अरब के मुआवजे की मांग कर रहा है। साथ ही वह $100 अरब तक की फ्रीज की गई संपत्ति को भी रिलीज करने की मांग कर रहा है। यह उन कई शर्तों में से एक है जिन्हें तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की संभावना से जोड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि मुआवजे के लिए ईरान की मांग एक दिलचस्प विचार है और उन्होंने कहा कि वह भी भविष्य की बातचीत में जवाबी मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधि पिछले 5 महीने से जारी सैन्य अभियान के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि ईरान परमाणु हथियार छोड़ने को भी तैयार नहीं था। इसके बाद अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी को साझा सैन्य अभियान शुरू करते हुए ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खास तौर से ईरान के दिवंगत सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि तेहरान उन संघर्षों में भी शामिल रहा है जिनकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है। सुलेमानी की हत्या 2020 में बगदाद में ट्रंप के आदेश पर किए गए एक टारगेटेड ड्रोन हमले में हुई थी। भविष्य की बातचीत में ये मांग शामिल होगी। ट्रंप ने उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की मांग की है जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 दशकों में ईरानी सरकार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका दावा है कि पिछले 5 महीनों में 52,000 लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे भविष्य की किसी भी और सभी बातचीत में इस बात को मजबूती से रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अगली खबर का रुख करते हैं। मुश्तबा खामनेई का एक वीडियो जारी किया गया है। खास बात यह है कि 28 फरवरी के बाद वो पहली बार नजर आए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझेंगे कि मुश्तबा खामनेई किस तरीके से अमेरिका की टेंशन को बढ़ा सकते हैं। मुश्तबा खामनेई का नया वीडियो सामने आया। गंभीर हालत की खबरों के बीच पहला वीडियो जारी किया गया। 12 सेकंड की वीडियो में मुश्तबा लोगों से बातचीत करते दिखे। क्या वीडियो से सेहत को लेकर अटकलें खत्म होंगी? आखिर वीडियो कब का है? इस पर क्यों सस्पेंस बना है? ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की सेहत को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही खबरों ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि मुश्तबा खामनेई की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ तक कहा गया था कि अगर उनकी मौत की खबर सामने आती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। इन दावों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता की सेहत को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि ईरान की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। अब इस बीच ईरान ने मुश्तबा खामनेई का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो सामने आते ही उन खबरों पर सवाल उठने लगे हैं जिनमें उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। वीडियो में मुश्तबा खामनेई दिखाई दे रहे हैं और लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। पहली नजर में ये वीडियो उनकी खराब सेहत को लेकर सामने आई खबरों का जवाब लगता है, लेकिन इस पूरे मामले में एक पेच अभी भी बना हुआ है। मेहर न्यूज एजेंसी ने ये साफ नहीं किया है कि ये वीडियो कब का है। यानी सामने आए इस 12 सेकंड के वीडियो में मुश्तबा खामनेई नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इससे ये पक्के तौर पर साबित नहीं होता कि उनकी मौजूदा हालत कैसी है। यही वजह है कि गंभीर बीमारी की खबरों के बाद आया ये वीडियो भी कई सवालों का जवाब देने के बजाय कुछ नए सवाल खड़े कर रहा है। कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि सैन्य अभियान के बाद मुश्तबा खामनेई करीब 90% तक प्रभावित हुए थे और काम करने में असमर्थ थे। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि हालत पर अमेरिका की अगली रणनीति क्या होगी। दरअसल मुश्तबा खामनेई लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं।
28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमले में उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारी संभाली थी। हालिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर जल्द ही उनके मारे जाने की खबर सुनने को मिले तो हैरानी नहीं होगी। हमलों के दौरान चोट के दावे। इसके बाद से उनकी सार्वजनिक मौजूदगी बेहद सीमित रही है और उनकी तरफ से मुख्य रूप से लिखित बयान ही सामने आए हैं। इसी वजह से उनकी सेहत को लेकर लगातार तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। पहले ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई थी कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ कोलंबिया, जहां पर 7.4 मैग्नीट्यूड का विनाशकारी भूकंप आया, जिसने इमारतों को मिनट में ढा दिया। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। और वहीं जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि इमारतों में, बिल्डिंग्स में कई लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू वर्क लगातार किया जा रहा है और इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। कुदरत का रौद्र रूप, शहर बने खंडहर। कोलंबिया में महाविनाश, 7.4 तीव्रता का भूकंप। हवा में झूलते मजदूर, केबल कार में चीखें। दक्षिणी अमेरिका देश कोलंबिया में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 10 अगस्त सुबह करीब 7:30 बजे लोग अपने काम की शुरुआत कर रहे थे। उसी समय धरती अचानक थर्रा उठी। रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता वाले इस प्रचंड भूकंप ने पूरे कोलंबिया में जमकर तबाही मचाई। भूकंप की खास बात ये रही कि लगभग 2 मिनट तक धरती हिलती रही। ऐसा शायद ही कभी होता है कि मजबूत से मजबूत इमारतें बिखर गईं। इस महाविनाश की सबसे बड़ी कीमत पश्चिम शहरों को चुकानी पड़ी है। परेरा शहर भूकंप से आपदा का सबसे ज्यादा शिकार बना है, जहां अकेले 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का हिस्सा ढह गया। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के एक दिन के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। पश्चिमी कोलंबिया के कैली, किब्डो, पेरेरा और आसपास के इलाकों में बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। भूकंप से करीब 1600 इमारतों के क्षतिग्रस्त या ढहने की खबर है। कई परिवार अपने घरों के मलबे में परिजनों की तलाश कर रहे हैं। लापता लोगों की जानकारी साझा करने के लिए नागरिकों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं। राहत एजेंसियां खास तौर पर बच्चों की मदद पर ध्यान दे रही है। वर्ल्ड विजन कोलंबिया की संचार समन्वयक बारबरा मेलो ने बताया कि प्रभावित इलाकों में बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जा रहे हैं। इन सुरक्षित जगहों पर वे बच्चे आ सकेंगे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है या जिनका उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ बच्चों के लिए खेल कूद और दूसरी गतिविधियों की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें मुश्किल हालात में सुरक्षित माहौल मिल सके। भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र में था। इसे कोलंबिया के सबसे गरीब और उपेक्षित इलाकों में गिना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से सशस्त्र समूहों की गतिविधियों से भी प्रभावित रहा है। ऐसे हालात में बच्चों और युवाओं के लिए भी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। कोलंबिया में भूकंप से कितनी बड़ी तबाही हुई? राहत और बचाव अभियान के बीच क्या है बड़ी चुनौती? क्या कोलंबिया में बार बार आता है भूकंप? राहत एजेंसियों के मुताबिक इलाके की भौगोलिक स्थिति भी बचाव कार्य को चुनौतीपूर्ण बना रही है। कई जगहों तक घने जंगलों के बीच से नाव या विमान के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। इससे राहत और बचाव दलों के लिए प्रभावित लोगों तक पहुंचना आसान नहीं है। इतिहास में कोलंबिया ने कई जबरदस्त भूकंप देखे हैं। सबसे विनाशकारी भूकंप 1979 में दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया के टुमाको के पास आया था। इसकी तीव्रता 8 थी और इसने भारी तबाही मचाई थी। सोमवार को आए 7.4 तीव्रता का भूकंप भी हाल के दशकों में आए बड़े भूकंपों में से एक है। अभी अधिकारियों की प्राथमिकता घायलों का इलाज करना और प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाना है। मौसम विभाग की एजेंसियां और USGS लगातार भूकंप के बाद के झटकों पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शुक्रवार ठीक 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। दुनिया भर की तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।